गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज योर बायोमोलिक्यूल्स। अब चैप्टर का नंबर नई बुक पुरानी बुक के हिसाब से हम नहीं जाएंगे, हम चैप्टर का नाम ही हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। बिफोर कि हम लोग इसकी डिटेल स्टडी पे जाएं, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आपके नीट एग्जाम में कितना वेटेज होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो आपका वेटेज रहता है, हर साल इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई नो बहुत ही कम साउंड कर रहे होंगे, बिकॉज अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, हमारा उस चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। और ये लेक्चर हमने कंप्लीट किया कितने में, 4 लेक्चर्स में ये कंप्लीट भी हो गया चैप्टर हमारा। बल्कि जो ये बायोमोलिक्यूल्स हमारा चैप्टर जाएगा ना, बायोमोलिक्यूल्स, तो ये चैप्टर हमारा एटलीस्ट लेगा 7 to 8 क्लासेस, ठीक है। दैट मीन 7 to 8 लेक्चर्स, क्योंकि ये इतना बड़ा है। बट एक्चुअली क्या था ना कि जो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन में कोई ऐसा पार्ट रहता होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपने देखा होगा ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद आपका ये चैप्टर दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स। कुछ तो रीजन रहा होगा, बिकॉज बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर में आप सीखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर आपको अभी के लिए लग रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन ही है, ज्यादा से ज्यादा 12 नंबर का ही आएगा इसमें, ठीक है। बट जब आप अपने नेक्स्ट उसमें आएंगे ना, नेक्स्ट ईयर में, दैट मीन्स अपने 12th क्लास में, तो यहाँ पे ना एक चैप्टर आएगा आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 5 है आई गेस, ठीक है। उस चैप्टर से हर साल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वो इसी चैप्टर का बायोमोलिक्यूल्स का ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप इसको कभी जिंदगी में नहीं कर सकते मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है। सेम ही बात है, देख लो पहले, बायोमोलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। चलो जी, नीट का वेटेज हमें समझ में आ गया। तो अब आज का क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा। आज की क्लास थोड़ी सी सिंपल रहेगी, ज्यादा टफ नहीं होगी, क्योंकि आज पहले हम लोग क्या क्या देखना है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो आप अगर जितने लोग एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे, ये सारे आपके क्या है, एनसीईआरटी की टर्म्स हैं कि आपको कौन सी चीजें पढ़नी है। और हर एक दो जो है ये, वो एक लेक्चर लेंगे बहुत आराम से कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो बेसिक रहेगा, कोशिश करूंगी मैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बीट कर लें, बट वही है कि अगर तुम लोग को समझ में नहीं आएगा तो आज का बेसिक हमारा रहेगा इस पे कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपाउंड। क्या टॉपिक है आज का, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपाउंड। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? बायोनोमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर? कौन बोला नॉमेनक्लेचर? मैम बायोमोलिक्यूल्स। प्रियंका तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। चलो, बायोमोलिक्यूल्स क्या समझते हो इसका मतलब? विवेक, क्या मतलब हुआ बायोमोलिक्यूल्स? क्या? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। विवेक जी कहाँ गए? अभिषेक, लो क्लास में या सो रहे हो अभी नींद में? बायोमोलिक्यूल से क्या मतलब समझते हैं आप लोग? दीक्षा, गौरव, ईशा, सारे के सारे बेहोश। रोहित, आज तो आप भी हैं क्लास में? नहीं, किसी को नहीं, ठीक है। योगिता, बहुत हद तक आपने बताया और काफी हद तक ठीक भी था कि बायो मीन्स हमारा होता है मैम लिविंग, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स मतलब होता है लिविंग कह लो या ऑर्गेनिजम्स कह लो, और मॉलिक्यूल्स का हमारा मतलब होता है वो सब्सटेंस, ठीक है, या वो थिंग्स। और सिंपल कह लो, अगर बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, जैसे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है ना कि क्या बोलते हैं, कौन सा चीज था, एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाता है। अच्छा नहीं, अभी तुमने नहीं पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं पढ़ा है कि सेल क्या है और टिश्यू क्या है, तो सेल आप क्या बताओगे? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, यही बोलोगे, है ना। और टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, यही बोलते हैं हमने।
तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि यहाँ पे हम ये चीज पढ़ेंगे कि अगर अब आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी पे जाओगे तो आपने केमिस्ट्री के उसमें देखा होगा, एक वर्ड सुना होगा आपने, एटम्स। सुना है सबने? यस मैम। यस मैम। अकॉर्डिंग सबने सुना होगा। तो मॉलिक्यूल्स जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम का एक ग्रुप है, ऐसा ही पढ़ा है कुछ, है ना? बिकॉज हमने तो जब 12th 11th में तो ऐसा ही पढ़ा था कि एटम्स का एक ग्रुप को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में भी कुछ चीजों का क्या होगा ना, ग्रुप होगा। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल चीज नहीं होगी वो जिसे हम कहेंगे। क्या क्या वर्ड यूज करना सीखना है आज से? हम जो वर्ड यूज करना सीखेंगे, सिंगल वर्ड कभी नहीं यूज किया जाएगा अब। ठीक है, तुम लोग अब अभी सब सिंगल हो, बट यहाँ पे सिंगल वर्ड नहीं यूज करना है। सिंगल की जगह हम हमेशा यूज करेंगे वर्ड मोनोमर्स। क्या बोलोगे? मोनोमर्स। ठीक है, चाहे अब वो शुगर के केस में हो, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा पूरा बॉडी है वो किससे मिलके बना हुआ है। अब ये मत कहना सेल, ठीक है, मैं सेल के अंदर की बात कर रही हूँ बेटा। जो तुम्हारा एक सेल है ना, वो सेल किससे मिलके बना हुआ है? पढ़ा था हमने ये चैप्टर में अभी। बोलो। सेल ऑर्गेनेल से। सेल ऑर्गेनेल से, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात की सेल जो है हमारा सेल ऑर्गेनेल से मिला है। अब मैं बोलूं सेल ऑर्गेनेल किससे मिलके बने हुए हैं? सबको आंसर पता है इसका, आई नो। देखो अभी एक डायग्राम बनाऊंगी, तुरंत बोलने लगोगे तुम। प्रोटीन से। योगिता पहले ही बोल देती, पढ़ा था हमने ऐसा कुछ। यस मैम। क्या है ये? मैं एक एक को पकड़ के मारूंगी, कसम से बता रही हूँ। सबकी ना अभी मम्मियों को बुलाऊंगी पीछे से, मैं जो भी होगा घर में, चाहे मम्मी चाहे पापा, जो सबकी एक एक टिपली मारे यूं करके कि होश में आओ। क्या मैम? क्या? ये क्या है विवेक? मैम फॉस्फोलिपिड्स। हाँ योगिता, क्या हो गया? भांग भांग तो नहीं खाली तुमने आज? विवेक, और आप कौन सा अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 1 घंटे का क्लास हमारा। सोचने लग गया। ये देखो लाइव क्लास में सोच रहे हैं, कहाँ किसके ख्याल में घूम हो रहे हो विवेक? मैंने भी बोला ना तुम लोग सिंगल हो, सिंगल ही रहो अभी थोड़े टाइम के लिए। चलो, ये हमारे मोनोमर्स जो थी, जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि सेल हमने बता दिया कि सेल ऑर्गेनेल से मिलके बने हैं। सेल ऑर्गेनेल जो हमारे मिलके बने होते हैं वो बने हैं मॉलिक्यूल से, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से। दो तुम लोग पढ़ भी चुके हो गंदे लोगों, फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा है, प्रोटीन्स अभी किसी ने नाम लिया था बीच में, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। और क्या क्या है हमारे पास? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमारी बॉडी जो है मिलके बनी हुई है। ठीक है, अब जो बेसिक आप यहाँ पे सीखोगे ना, बायोमोलिक्यूल जब हम पढ़ेंगे तो हम सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स को बहुत तरीके से और बहुत बार क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। जैसे तुमने अपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि हम मॉलिक्यूल्स को किस में क्लासिफाई करते हैं? 2 पार्ट्स में। कौन से? इनऑर्गेनिक पढ़े हैं, एंड ऑर्गेनिक। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? ये केमिस्ट्री में भी यही हाल है तुम लोग का जो बायो में चल रहा है। आई होप पढ़ा होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब हमको ना पता कैसे चले कि कौन सी चीज जो है हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक है, कौन सी ऑर्गेनिक है? साथ में आपने और क्या सीखना है? साथ में हमें ये भी सीखना है मैम कि कौन से कंपाउंड्स हमारी बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल समझते हो, और दूसरा होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। ये भी नाम से समझ में आ रहा होगा। मैक्रो मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जो कि साइज में क्या है? बड़े हैं, और माइक्रो मीन्स वो मॉलिक्यूल जो साइज में छोटे हैं। पता नहीं आंख में क्या गया मेरे, हाँ ठीक है, उसे हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
चलो जी, अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, कि यहाँ से आपका चैप्टर, अब आपको लगभग आज की क्लास में पता चल गया कि जो मेजर टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं ये दोनों, ठीक। और यही आपका कल का मैं होमवर्क भी देने वाली हूँ। देखिए जी, बायोमोलिक्यूल्स, अभी जस्ट मैंने आपको टर्म क्लियर किया कि क्या है बायोमोलिक्यूल्स मैम। दे आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म बोलोगे तभी वो लिविंग ही होता है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म एंड एसेंशियल टू परफॉर्म बायोलॉजिकल प्रोसेस। हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में वो क्या करेंगे, अपना रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता, बट तुम लोगों ने पहले कर लिया। सेल के डिवीजन में, मॉर्फोजेनेसिस में एंड डेवलपमेंट में। मॉर्फोजेनेसिस मींस, क्यों जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉर्फोजेनेसिस? सीरियसली योगिता ने अगर थम्स अप कर दिया तो बाकी सबसे तो मुझे लग रहा है सारे के सारे, सबके सब जो है एक नंबर की याददाश्त सबकी गायब है। नाजो थोड़ा सा क्लोज हो आप, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है ना बच्चे, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी जो मॉर्फोलॉजी जो है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज कर लेते हैं। उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, उसे हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। कहीं ना कहीं यू वर क्लोज, बट कोई ना, इसके बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ डेवलपमेंट, इनके लिए हमको इसकी जरूरत है। कैसे मैम? खुद से सोचो ना कि एक छोटा सा बच्चा है, जो बेबी हमारा बॉर्न होता है, कितना होता है साइज में, इतना छोटू सा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उसका सेल क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है। अभी तुमने बोला सेल किससे बना है मिलके, सेल बना है सेल ऑर्गेनेल से। अब सेल ऑर्गेनेल्स हमारे किससे मिलके बने हैं, वो बने हैं हमारे इन्हीं बायोमोलिक्यूल से। क्योंकि आपको पता है जो हमारा सेल, हमारा उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमारे पास भी है ना। हमारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सारे के सारे किससे मिलके बने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी मिलके बनी हुई है, इन्हीं की। ये जो लिपिड्स हैं इन्हीं से मिलके बनी हुई है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये भी आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि ये न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, क्यों दीक्षा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड? सारे के सारे पागल हो गए क्या अच्छी क्लास में हमारे, या तुम लोगों ने सच में ये सब चीजें नहीं पढ़ी है कभी? अच्छा पहले मुझे ये बता दो कि तुम लोगों ने ये सब कभी कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी? कौन कौन से चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं? थोड़ा बहुत हो रहा है। तो थोड़े बहुत के हिसाब से आंसर दो ना। न्यूक्लिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर देख के भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा, क्यों भाई? डीएनए। इतना फिर क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल सही तो आंसर दिया दोनों ने, वो भी एक साथ। ये डीएनए आरएनए ही तो है बच्चे। अरे मैम डीएनए आरएनए हमारे कैसे बने होंगे बायोमोलिक्यूल से? अगर आप लोगों को पता हो, नहीं हो, आई डोंट नो। अभी आपके, अब क्या ना, मैं पूछूंगी नहीं अभी के लिए, मैं मान के चल रही हूँ कि तुम्हें सच में नहीं पता, ठीक है। जो हमारा, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं ना, वो हमारा डीएनए आरएनए ही है, ठीक है। अब ये जो डीएनए आरएनए है ना बच्चे, ये किससे मिलके बना है मैम? अगर आपने, चलिए जी होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। एंड यस, तुम लोग जितने भी आए हो ना, कल अगर मेरी क्लास में एंटर करने से पहले ये 15 स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क कंप्लीट करके नहीं दिया, देन आई मीन इट कि मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी, ठीक है। मंडे की क्लास से पहले मुझे सबका होमवर्क चाहिए। और आपका होमवर्क क्या है, डीएनए का। आपको जो डीएनए हमारा जिससे मिलके बना होता है, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। ये नाम शायद आपने सुने हो, आई डोंट नो। अभी के लिए चलो मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। एडेनिन, थाइमीन, ये नाम भी नहीं सुने तो कोई बात नहीं बच्चा, अभी सीख जाओगे, ठीक है। गुआनिन और साइटोसिन। और एक और भी होता है जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आरएनए में क्योंकि थाइमीन नहीं होता, उसकी जगह पे प्रेजेंट होता है यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल, प्रियंका एक मिनट, ठीक है। इनकी आपको क्या करना है ना, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं।
और साथ में आपको क्या करना है, नहीं इतना ही दे रहे हो तुम लोग, इतना ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट ये स्ट्रक्चर्स आपको रटे हुए होने चाहिए। रटे हुए मीन्स रटे हुए। मैं वीडियो कॉल करके ना तुम लोग से बनवा लूंगी, बोलूंगी कि हाँ बेटा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ठीक है जी। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स जो है ये हमारा होमवर्क है कल के लिए। हाँ प्रियंका आप बताओ क्या कह रहे हो आप। मैम जो आपने ये लिखा है डीएनए के टाइप्स हैं। ये डीएनए के ठीक है नहीं बच्चे, मैं आपकी आवाज आपकी समझ में नहीं आई मुझे। मैम, ये जो आपने लिखा है ये डीएनए के टाइप्स है क्या? नहीं बच्चे, अभी मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आपको, आप लोगों में से इसको आप लोग नहीं जानते हो, बट मेरे हिसाब से 10th सीबीएसई में मैंने जो है पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद आपको नाम पता हो। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, सुनो मेरी बात। डीएनए का ना जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, वो ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये तुम लोगों ने स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखा होगा, लहरिया जैसा, है ना, ठीक। Yes, और ये ma'am. जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये अंदर से ना इसके पास ना यहाँ पे, ठीक है, इसके पास यहाँ पे ना कुछ कंपाउंड्स होते हैं, पांच पांच होते हैं एक्चुअली। जब तक ये अपना एक टर्न कंप्लीट करता है ना, एक टर्न में इनके पास 10 होते हैं। ये बात आज बता दी है, अब हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। एक उसमें इनके पास 10 नाइट्रोजनस बेस, क्या कहते हैं इन सबको हम, इनको हम कहते हैं मैम नाइट्रोजनस बेस। क्या कहते हो बच्चा, नाइट्रोजनस बेस। एक्चुअली जो डीएनए है ना हमारा, वो 3 चीजों से मिलके बना, डीएनए भी और आरएनए भी, दोनों हमारे क्या है मैम, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये हमारे 3 चीजों से मिलके बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ठीक है, प्लस हमारा फॉस्फेट। अब याद रहेगा ये थोड़ा सा, मतलब अभी के लिए ये समझ लो कि समझ में आया ना कि डीएनए हमारा जो है इन चीजों से, 3 चीजों से मिलके बना हुआ है। अब दूसरी बात सुन लो कि ये नाइट्रोजनस बेस मैम कैसे लगे होते हैं। एक्चुअली ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करूं इसे, ठीक है, देखो ये हमारे कैसे लगे होते हैं, जैसे इस वाले को छोड़ देती हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया। यहाँ पे अगर एडेनिन होगा ना, इसके सामने हमेशा हमेशा क्या होता है, थाइमीन होता है। एडेनिन के सामने हमेशा थाइमीन होता है, और वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आज के लिए, बस यस और नो बोल दो। हाँ, जैसे प्रियंका और योगिता हम लोग Yes, ma'am. तुम लोग के अंगूठे मैंने मांगे हैं ना, मैं वो नहीं हूँ तुम्हारे लिए, क्या बोलते हैं, गुरु द्रोणाचार्य नहीं हो कि तुम्हारा अंगूठा मांग लूंगी अगर तुम लोग अंगूठा भेज दोगे मुझे तो, ठीक है। एडेनिन जो है मैम, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से थाइमीन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब अगला ना कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे थाइमीन होगा तो ये किसके हेल्प से जुड़ेगा, नहीं नहीं बच्चे, अगर एडेनिन थाइमीन से जुड़ रहा है तो थाइमीन भी एडेनिन से ही जुड़ेगा, ठीक है। मैम मैं नेक्स्ट वाला बता रही थी। नेक्स्ट वाला ही मैं भी बता रही हूँ ना बच्चे, मैंने थाइमीन का पूछा है, तो थाइमीन मैं यहाँ पे फिर से 2 इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एडेनिन से ही जुड़ेगा। अब ये सीक्वेंस ना रैंडम होते हैं, कुछ भी आ सकता है। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे जी आ गया, अब गुआनिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन, ठीक है। गुआनिन हमेशा साइटोसाइन से जुड़ेगा, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, 1 2 3, 3 प्रियंका, ठीक है। गुआनिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे ना कुछ भी आ सकता है, फिर से जी भी आ सकता है, बट ये चीजें फिक्स हैं कि कौन किसके साथ जुड़ेगा। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर कर सकता है। ये हमारा यूनिवर्सल रूल है। आप अगले साल पढ़ोगे इसके बारे में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जितना भी आपको जरूरत है उतना ही आपको ज्ञान दे रही हूँ कि ये हमारा जो है एडेनिन, वो थाइमीन के साथ बेस पेयर करता है, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ। अब एक चीज और मैंने अभी आपको क्या बताई कि एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ भी कर सकता है, बट कब, जब यहाँ पे हम आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अगर इफ यू आर मेकिंग, कैसे बताऊं, हाँ ठीक है, ये डीएनए के लिए है। अगर आप आरएनए के लिए बना रहे हैं, एक सिंगल लाइन ही बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप आरएनए के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे अगर एडेनिन है तो ये हमारा बेस पेयर करेगा यूरेसिल के साथ,
गुआनिन हमारा साइटोसिन के साथ ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूरेसिल है तो फिर यहाँ पे एडेनिन हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई, थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी क्लियरिटी मिली। अब एक चीज और सीखते जाओ, ठीक है, कि मैम नाइट्रोजनस बेसिस जो है बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप देख के बोल दोगे मैम 5 तरीके के होते हैं, आप ही ने तो पढ़ाया अभी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। बट नो, ठीक है, नो क्यों? जैसे हमारा वो वाला पार्ट था ना, क्या बोलते हैं, इंटरफेस वाला और साइटोकाइनेसिस जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो नाइट्रोजनस बेसिस भी ना हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं प्यूरिन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन्स। नए नए वर्ड्स हैं, सीख लो बेटा, ठीक है, पिरिमिडीन, ठीक है। अब जो ये प्यूरिन्स हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, चलो जी देखते कौन बता पाएगा। आएंगे इन्हीं 5 में से, ये चीज मैं बता देती हूँ, ठीक है। प्यूरिन्स में कौन से आ रहे होंगे? क्या कहा प्रियंका? प्यूरिन्स में चलो एक तो बिल्कुल सही बताया उसने, एडेनिन आ रहा है। दूसरा कौन सा है? एक चीज मैं और आपको हिंट देती हूँ, ठीक है, तब आप बता पाओ। सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं, मैं एक हिंट देती हूँ, ठीक है, कि प्यूरिन जो है ना हमेशा पिरिमिडीन के साथ पेयरिंग करता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने कहा प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ पेयर करता है, प्यूरिन प्यूरिन कभी नहीं पेयर करेंगे, ना पिरिमिडीन पिरिमिडीन कभी पेयर करेंगे, ठीक है। अब ए को तुमने प्यूरिन कह दिया तो ये बात तो समझ में आ गई, बिल्कुल सही। अब विवेक बिल्कुल बिल्कुल तुक्का था बट सही बोला, ठीक है, कि जो प्यूरिन है एक तो हमारा एडेनिन है और दूसरा हमारा गुआनिन, हमारा प्यूरिन है। और पिरिमिडीन में, क्योंकि पिरामिडीन तो अब समझ में ही आ गया कि थाइमिन और यूरेसिल तो है ही, और साथ साथ कौन है हमारा, साइटोसिन भी। तो कौन कौन से हो गए, सॉरी गुआनिन यहाँ पे लिख रही हूँ, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये हमारे क्या है, ये हमारे पिरिमिडीन है। अब याद रहेगा सबको, पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में गया सबके, दिस इज अबाउट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम है इनका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या क्या हो सकता है, डीएनए भी और आरएनए भी। डीएनए जब होता है, देखो एक चीज और सीखते जाओ, मैंने अभी आपको जस्ट ये बात तो क्लियरिटी दे दी कि जब थाइमिन है तो वो डीएनए का है, यूरेसिल है तो वो आरएनए का है। इतनी बात समझ में आ गई है सबको, ठीक है। अब दूसरी आती है बात क्या, शुगर की, ठीक है, शुगर की, डीएनए और ये आरएनए, ठीक है। अब कल इसका तुम लोग, चलो मैं आज ही बता देती हूँ, कल क्या छोड़ो, कल का क्या भरोसा, ठीक, क्या कहानी है, डीएनए में कौन सी शुगर होगी ये तो पता होगा आपको, सीरियसली ये भी नहीं पता है, एनीवन इन द क्लास? डोंट टेल मी आपने डीएनए और आरएनए जो वर्ड है ये पहली बार सुन रहे हो क्लास में, ऐसा है क्या? क्यों योगिता, डीएनए आरएनए वर्ड तो पहले सुन लिया होगा, इसके डिफरेंसेस भी आते हैं 10th क्लास में, हमेशा पूछा जाता है, फिर भी वेरी सरप्राइज्ड। चलो जी कोई बात नहीं। डीएनए में कौन सी शुगर होती है, अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो अब याद आ गया हो शायद, माइक खुल गया है, और यहाँ पे राइबोस शुगर होती है, ठीक है। प्रियंका आपका माइक खुल गया, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए में राइबोस। अब ये शुगर का क्या नाटक है मैम, शुगर का नाटक ये है बच्चे कि अभी ना हम लोग एक टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ये जैसे ही अगले में आए शुगर पे, तो ये रही हमारी शुगर। आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं इस वाले स्लाइड पे वापस से आऊंगी, ठीक है, अभी के लिए बट ये देख लो किसकी बात कर रहे हैं हम, शुगर की। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरल लैंग्वेज में हम शुगर कहते हैं,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को फिर से सुनो ध्यान से, आम भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स को ही शुगर कहा जाता है, जिसे हम क्या मिठास या मीठी जो भी बोलते हो तुम लोग, उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। पहली बात। दूसरी बात ये कि कार्बोहाइड्रेट्स को ना जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, होते एक्चुअली 4 हैं पर तुम्हारे सिलेबस में 3 ही है। मैं फोर्थ वाला भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, अब इनका क्या है मैम, इनका ये है बच्चे कि जब हमारी कार्बोहाइड्रेट सिंगल कार्बोहाइड्रेट है, अब मैम शुगर जो है वो सिंगल कैसे, ठीक है दिमाग में यही चल रहा होगा कि शुगर हमारी सिंगल कैसे बचा, तो शुगर सिंगल आपकी इस तरीके से हो जाएगी बेटा जी कि जो हमारा ये ग्लूकोज आपने नाम सुना है? यस मैम। फिर आपने एक नाम सुना होगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज तो सुना होगा। यस। ठीक है, फिर अच्छा चलो मैं इजी वाला ही बता रही हूँ अभी। सुक्रोज, सुक्रोज नाम सुना है? यस मैम। ठीक है, इसमें एक और भी आता है डेक्सट्रोज, इसको भी ले लो अभी। ठीक है, और एक चलो हार्ड वाला, एक सॉरी एक तीसरी कैटेगरी में ले रही हूँ स्टार्च। ठीक है, अब ये क्या है मैम, ये एक्चुअल ना एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल? मैंने कहा आपसे कि ग्लूकोज को हम 3 यूनिट्स में क्लासिफाई करते हैं। कैसे? कैसे में हमारा आता है, जस्ट 1 सेकेंड, जो ये आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज और डेक्सट्रोज, ये किसके एग्जाम्पल है? मोनोसेकेराइड यूनिट के, मोनोसेकेराइड यूनिट्स के। अब ये मैम मोनोसेकेराइड यूनिट्स क्या है बेटा? ठीक है, फिर आता है हमारा सुक्रोज, अभी बता रही हूँ 2 मिनट सब्र रखना बस। सुक्रोज हमारा क्या है मैम? ये हमारा मैम डाइसेकेराइड है। ठीक है, फिर स्टार्च क्या है मैम? स्टार्च हमारा पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। अब ना बचा क्या कि मैम आप कह रहे थे एक 4th क्लास भी है, तो 4th क्लास जो है ना, जैसे मैंने कहा ना डाइसेकेराइड मतलब 2। ठीक है, बट हम ना क्या करें, हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, इसी के ऊपर की क्लास है एक ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड इसकी क्लास है ऊपर, जहां पे ना 2 से लेके 9 तक के मोनोमर्स आते हैं। अब आओ जी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्चुअली जो मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता है अभी आपको सब नया नया लग रहा होगा, ताजा ताजा, बट कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात। कार्बोहाइड्रेट्स का ना एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया ना कि जो हमारे जो ये है न्यूक्लिक एसिड है, वो ना इन 2 चीज से मिलकर बने हैं, डीएनए आरएनए। फिर मैंने आपको बताया कि डीएनए जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, वही उसी तरीके से हमारे मोनोसरी कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे कुछ कंपाउंड से मिलके बने हुए हैं। वो कंपाउंड्स होते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका सम अप। कैसे? आपने एक फॉर्मूला सुना होगा C6H12O6। यस मैम, ग्लूकोज का। इजी वाला था, वो सबने सुना हुआ है। तो ये हमारा क्या है ना, एक यूनिट है। क्या है बच्चे? एक यूनिट है। ठीक है, अब ये जो एक यूनिट होती है ना बच्चे, अब बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, ये जो एक यूनिट होती है ना हमारी, ये हमारी देखो बाकी सारे भी हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बने होंगे, बट ये ना एक सिंगल को हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहा जाता है इसे? मोनोमर। बट कहानी में ट्विस्ट कब आता है हमारे पास, मैं आपको सिर्फ अभी समझाने के लिए कह रही हूँ, कोई भी इसको ही बिल्कुल करेक्ट नहीं मान लेगा। ठीक है, डाइसेकेराइड का मतलब क्या हुआ? अगर ये हमारा मोनोसेकेराइड है, ठीक है, ये हमारा मोनोसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड कहीं ना कहीं, सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रही हूँ, आई रिपीट माय वर्ड्स, प्लीज इसको हकीकत नहीं मानना है। ठीक है, वरना अभी हमारी बैलेंस ही खराब हो जाएगी केमिस्ट्री की। अगर ये हमारे दोनों 2 यूनिट इसके मिल जाते हैं, अब समझ में आया मोनोमर क्या हुआ? एक सिंगल यूनिट जो होती है हमारी, इसे हम मोनोमर कहते हैं। जब ऐसी ही 2 यूनिट एक साथ होती हैं तो ये हो जाती है क्या? डाइसेकेराइड। अब सपोज इसके नीचे एक और लगा दी मैंने, तो अब ये क्या हो जाएगी? पॉलीसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड। हाँ, ट्राइसेकेराइड। थैंक यू प्रियंका। पॉलीसेकेराइड कब होगी ना बच्चे, देखो मैंने अभी ऊपर लिखा था कि 2 से 9 तक के बीच में वो ओलिगोसेकेराइड तक ही रहती है। ठीक है, ऑल्दो ट्राइसेकेराइड आपके सिलेबस में नहीं आएगा, बट मैं
सॉरी जी, मैं जब समझा रही थी ना तो मैंने सोचा कि पूरा ही सब तरीके से समझा देती हूँ कि ट्राइसेकेराइड हो गई। अगर एक और यूनिट लगा देंगे हम तो वो टेट्रासेकेराइड, मतलब ऐसे होते नहीं है, बट सिर्फ मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ कि एक मोनोमेरिक यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया अब ये? बोलो। ठीक है, अब सपोज कर लो क्या, अब सपोज करो कि अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, और ये प्लीज हाँ गाली वाली नहीं है। अगर हमने क्या किया है ना, इन सी जो ये हमारे हैं, कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 और एक और बना दो यहाँ पे नीचे 10। ठीक है, ये पूरे यही वाले हैं। ठीक है, इसको तुम अपने आप आगे से लिख लेना, C6H12O6। ठीक है, ऐसे 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 करके खुद से लिख लेना। ठीक है, अब ये हमारे किस में आएंगे, ये हमारे काउंट होते हैं पॉलीसेकेराइड्स में। व्हेन मोर देन 10 मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। हाँ जी प्रियंका, आप बताएं क्या कष्ट। मैम पॉलीसेकेराइड में कितने होते हैं? पॉलीसेकेराइड में कोई गिनती नहीं है, 10 से ऊपर होते हैं, बस आप ये लिखोगे 100 1000 10,000 लाख 10 लाख कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी। यस, ठीक है, वैसे इन्फिनिटी तक जाता नहीं है, 1000 तक ही जाते हैं मोस्टली, बट हाँ हम मान के चलते हैं कि आप जो डेफिनेशन लिखेंगे तो वो डेफिनेशन में आप यही लिखेंगे कि जो ये मोनोमर्स से जब मोर देन 10 मोनोमर्स जो है हमारे एक साथ असेंबल हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। और ये आपका जाना पहचाना वर्ड होगा, सेल्यूलोज, सबने सुना है ना? यस मैम। यस हाँ, मैम। सेल्यूलोज भी हमारा पॉलीसेकेराइड ही है। ठीक है, और अगर आपने हेमी सेल्यूलोज वर्ड सुना है तो वो भी हमारा पॉलीसेकेराइड ही है। थोड़ा सा आपको एक रफ इमेज मिला कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुए, दे आर, देखो हमने यहाँ पे मैम हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं, यहाँ पे आप मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड लिख रहे हो। आपको ये तो अब क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स का कहीं ना कहीं मतलब होता है शुगर। तो वही फिर से पुराना फर्स्ट चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट कि जितने भी ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं वो एक ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। ग्रीक में एक वर्ड है सेकैरिन, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है सेकैरिन, जिसका मतलब होता है शुगर। इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं सेकेराइड्स, सिंगल यूनिट, डबल यूनिट, मल्टीपल यूनिट। क्लियर? चलो जी, अगला क्या है हमारा, अब बचे प्रोटीन। ये है सबसे तगड़ा वाला, तो हम तगड़े वाले को आज नहीं करेंगे वरना ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, देखो लिपिड्स आपको पता है हम किसकी बात करते हैं, है ना, ऐसे वाले ये फॉस्फोलिपिड्स जिनको है उन्हीं को हम लिपिड्स कहते हैं। बीच में इनके प्रोटीन्स थे, पढ़ाए थे ना हम लोगों ने, ऐसे करके हुए इंटीग्रल प्रोटीन्स भी थे, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी थे, थोड़ा सा इसका आइडिया है ना। और यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच थे, हमने ऐसा पढ़ा था। तो लिपिड्स भी आपको पता चल गया, न्यूक्लिक एसिड भी पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट पता चल गया। प्रोटीन पढ़ेंगे हम कल की क्लास में, वरना तुम्हारा आज बिल्कुल ही उड़ जाएगा फ्यूज। ठीक, चलो जी, ठीक है, अब हम किस पे आ गए थी, अब हम आ जाते हैं उस टॉपिक पे कि ना थोड़ा सा इजी वाला पार्ट, रटने वाला पार्ट जैसे कहते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड, जो पहला टॉपिक है हमारा, ऑर्गेनिक है और कौन सा हमारा इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो हमें ये चीज कैसे पता चलती है, इसको भी हम जज करने के लिए क्या कर लेंगे, हम किसी भी कंपाउंड को दो चीजों से मान के चल सकते हैं। सपोज कर लो कि ये एक प्लास्टिक, ये ठीक है, ये प्लास्टिक का रिमोट है। अब मैं इसके ऊपर अगर एसिड डालूंगी तो क्या होगा इसका हाल, ये पूरी तरीके से गल जाएगा, राइट। बट सपोज अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग आयरन लिया है, आयरन के ऊपर मैंने एसिड डाला है, तो कुछ होगा आयरन को? उसको शायद कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर छोटा मोटा आयरन होगा तो चलो ठीक, बात अलग है, मैंने एक बड़े से बात उसकी बात की है। तो हमारे जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक वो कंपाउंड जो कि एसिड में सॉल्युबल होते हैं, और एक वो ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो कि एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या मैम, लीजिए जी आ गया। पहला आता है कि अगर आपको ये पता करना है, देखो मैं आपको 2 बार एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, बहुत ध्यान से मेरे बस सुनते जाना। ठीक है,
साथ में मैं लिख भी दूंगी, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर हमारे पास, हमें ये पता करना है कि हमारा कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है। जैसे तुम्हारा, आप ना सपोज करो एक उसमें आप दूध लेके आ गए, ठीक है, नाउ यू वांटेड टू नो कि ये दूध जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। मतलब मैम समझ में नहीं आया, राइट? मतलब ये कि हमारा जो दूध जो है या फिर जो हमारा पानी है वो किन चीजों से मिलके बना है, वो हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो मिलके बना है। थोड़ी सी बात तो वो समझ में आ रही है, चीजें थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हमारा कोई भी जो मिक्सचर है या कुछ भी सब्सटेंस ले लो आप, ठीक है, आप एक काम करो, क्या बाहर से एक वो लेके आ जाओ, पत्ती लेके आ जाओ। पत्ती तो नॉर्मल जानते हो, ठीक है, आप एक पत्ती लेके आ जाओ, लीफ लेके आ गए आप। अब ना मैं आपसे अगर इससे आपसे पूछूंगी कि इस लीफ में ना कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मुझे बताओ, ठीक है। हमारा, नो मैम रुक जाओ, क्यों रुक जाओ, क्या हो गया प्रियंका? मैम प्रियंका पत्ती लेने गई है। नहीं प्रियंका, मैं तुम्हारे लिए सप्लाई नहीं कर पाऊंगी सब्सटेंस को। प्रियंका, चलो जी, है क्लास में, पागल लड़की। चलो, अब अगर आपको ये पता करना है कि ये जो हमारी पत्ती है वो किस उसमें जो है, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे। क्यों मैम, दोनों में से एक क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों से मिलके बने होते हैं। करेक्ट, ये बात आपको पता है ना? केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप की केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये वही चीज है यहाँ पे। तो आपको ये पता करना है कि इस पत्ती में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कौन से इनऑर्गेनिक है। तो पहले हम पता करने हैं कि हमारी इस पत्ती में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं। हमने क्या किया, ये पत्ती ली, ठीक है, और उसको ना चटनी बना दी। जैसे धनिया की चटनी नहीं बनाते हम लोग मिक्सी में, वैसे ही इसकी पूरी तरीके से उसको लैब में ग्राइंड कर दिया। बट हमने यहाँ पे पानी नहीं डाला है, हमने ग्राइंड किया है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड की हेल्प से, ठीक है। इस पत्ती को हमने, मैम ये क्या है? ये एक तरीके का एसिड है बच्चे, ठीक है, एक तरीके का एसिड। जैसे आपने वो नाम सुने होंगे ना प्रियंका, H2SO4, H3SO, ठीक है, जैसे वो केमिकल्स होते हैं ना, वैसे ही ये भी एक तरीके का केमिकल है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उस पत्ती को लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला और उसकी अच्छे से पिस्टल मोटार में, क्या वर्ड यूज करते हैं हम, पिस्टल एंड मोटार, जानते हो ना क्या होते हैं ये? नो, कभी वैद्य के पास गए तुम लोग? नो मैम। कभी वैद्य के पास गए, वैद्य के पास? नो मैम। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? यस मैम। मैम मैम ये देखा है। विवेक क्या बोला आपने? वही मेरे यहाँ पे भी बोला जाता है, इमाम दस्ता। इमाम दस्ता, ठीक है, वही खल्लड़ बोलते हैं इसे जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। बट हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं। ये है पिस्टल और जिससे हम कूटते हैं वो है मोटार, ठीक है। बट वो इमाम दस्ता जो होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा डीप होता है, थोड़ा सा ज्यादा लंदर तक होता है ना वो, तो हम हिंदी में ओखली कहते हैं, ठीक है। अरे जिससे अभी आजकल तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है, वो लोग आजकल घर में अदरक कूटने के लिए इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम हिंदी में पिस्टल, सॉरी हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में उसे हम पिस्टल मोटर कहते हैं, ठीक है। तो हमने पत्तियों को ग्राइंड किया, मतलब थोड़ा पहले छोटे छोटे पीसेस में काटो और उसको इसी पिस्टल मोटर में डालो और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की हेल्प से कूट दो, पूरा अच्छे से पेस्ट बना दो उसको, जिसे क्या कहते हैं हम, स्लरी बना दो, ठीक है। कढ़ी से याद आ गया, स्लरी बना दिया। अब इस कढ़ी को हमने क्या करना है मैम, फिल्टर करना है, ठीक है। अब फिल्टर किसके हेल्प से करोगे, तो फिल्टर हम करते हैं इसे चीज कोट क्लोथ या म्यूस्लिन क्लोथ। देखो दो तीन चीजें हैं यहाँ पे, जैसे एक चीज लिखी हुई है चीज क्लोथ, ठीक है, चीज क्लोथ ले लो आप, क्लोथ, या फिर आप म्यूस्लिन क्लोथ होता है एक, जो रेशम की तरह होता है, ठीक है, म्यूस्लिन, ठीक है, म्यूस्लिन क्लोथ होता है। या फिर आप यूज करते हो सबसे बेस्ट जो आपके लैब में अवेलेबल होगा, वॉटमैन फिल्टर पेपर, ठीक है। हमने क्या करना है, इसे
फिल्टर करना है। तो इन तीनों में से जो भी अवेलेबल हो, एक्चुअली लैब्स में बेसिकली आपको चीज क्लोथ ही मिल जाता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, रीयूज कर सकते हो आप उसे। आपने उसको यूज किया, धोया, टांगा, फिर दोबारा यूज कर दो। फिल्टर पेपर के केस में आप ये नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर आपने एक बार कर लिया, फेंकना पड़ेगा आपको वो, ठीक है। तो थोड़ा सा महंगा भी आता है। तो हमने चीज क्लोथ लिया, उससे उसको फिल्टर किया। ओके मैम, फिल्टर कर लिया। अब फिल्टर करने के बाद हमने क्या किया ना, देखो अब बहुत ध्यान से सुनो, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। हमने जब उसे फिल्टर किया ना, तो हमको कैसे मिलता है, देखो इससे क्या बोलते हैं, इसे कॉनिकल नहीं, क्या बोलते हैं इसे, हिंदी वाला मत बताना प्लीज, अंग्रेजी वाला बताना। फनल। फनल, थैंक यू। मुझे नहीं वर्ड याद आ रहा था, कभी कभी मैं वर्ड्स में भूल जाती हूँ, ठीक है। ये हमारा फनल है, ठीक है। जब हमने ये चटनी बनी होगी, ठीक है, हमने क्या करा, इसके ऊपर ऐसे करके फिल्टर पेपर लगाया और इसमें हमारी जो स्लरी थी उसको डाल दिया, ठीक। अब खुद से सोचो क्या होगा, नीचे साइड में क्या आपको मिलेगा, लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट, यस मैम। है ना। और ऊपर साइड में क्या रह जाएगा हमारा, जो ये फनल के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक कपड़ा है, यहाँ पे हमारा सॉलिड वेस्ट रह जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ पे उसका सॉलिड वाला पार्ट रह जाएगा। क्या क्या कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बोलो। जो यहाँ नीचे छन के आ गया ना, छन्नी की हेल्प से, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हो बच्चे, फिल्ट्रेट। और जो यहाँ ऊपर रह जाएगा उसे हम कहते हैं मैम रिटेंटेंट, ठीक है। रिटेंटेंट या रिटेंटेट भी बोलते हैं बहुत सारे में, तुम्हारे में रिटेंटेट ही लिखा है तो हम रिटेंटेट ही कर देते हैं उसे। कितनों को ये कहानी थोड़ी सी समझ में आ गई, समझ में आ गई थोड़ी सी, ठीक है। अब आता है मेन इसका कंक्लूजन। जो ये हमारा फिल्ट्रेट है ना बच्चा जी, ये फिल्ट्रेट हमारा कौन सा फिल्ट्रेट है, यहाँ पे ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एसिड में सॉल्युबल है। ये एसिड में सॉल्युबल होके तो नीचे आया है ना, क्योंकि वो गल गया है, टूट गया है। और जो ये हमारा रिटेंटेट था, वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारे मैम इनऑर्गेनिक वाले होंगे। और वो भी कैसे, एसिड में इनसॉल्युबल, कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालने के बाद भी इस पे हमारा कोई असर नहीं पड़ा। कितनों को ये एक्सपेरिमेंट जो है 60% समझ में आ चुका है, उसको थोड़ा मुझे छोटा करना है, ठीक है। ये रहा आपका, मैंने पूरा ही आपको शुद्ध तरीके से समझा दिया है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है मुझे पता है, पूरी कहानी आप स्टार्टिंग की लिख लोगे, बस ये नीचे वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है बच्चा जी, ठीक है। कि मैम जो फिल्ट्रेट होता है, जो छन के नीचे आ गया, क्योंकि वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या हो गया, फ्रैक्शंस में हो गया, टूट गया, ठीक है। इसीलिए वो एसिड से सॉल्युबल होके नीचे आ गया है। और जो ऊपर रह गया है वो मैम हमारा इनऑर्गेनिक वाला है, एसिड में इनसॉल्युबल है, ठीक है। और जो नीचे रह गया हमारा ऑर्गेनिक। अब आप क्या है, अब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अपने अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक हो जाएगा। अब ये इस वाला पार्ट, तो हम आते हैं अगले पार्ट में। अब अगर आपको पता करना है, वही पत्ती मैंने आपको दी, अब आपको पता करना है कि इसमें इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी तो बोल दोगे तुरंत, तुम जैसे लोग तो क्या बोलेंगे, मैम ऊपर वाले में है तो इनऑर्गेनिक वाले, कर लो टेस्ट, ठीक। बट नहीं जी, इनऑर्गेनिक का इतना आसान नहीं। इनऑर्गेनिक का जो तरीका है वो अलग हमारा तरीका है। क्या तरीका है जी इनका, जस्ट इसको भी फिर से छोटा करते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। अब हम ना क्या करने वाले हैं इसके साथ, कि हमने क्या किया, एक बाहर से फिर से ली पत्ती। इसीलिए अभी से मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि कुछ लीव्स लेके ना अपने बुक्स में रख लो। जब एक्सपेरिमेंट मैम कराएंगी ना, तो आपकी मैम टाल नहीं पाएंगी, वो बोलेंगी कि हाँ बेटा तुरंत ही कर लो, तुम कहानी खत्म, तुम्हारे पास है पुरानी पत्ती। तो इस पत्ती को आपने क्या किया, बुक में रख लिया, ठीक है। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आप लोग की लैब में जो वो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं ना, अवन वगैरह, वो है या नहीं है, ठीक है। बिकॉज उसमें तो हम क्या करते हैं, पत्ती डाली और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो तो ड्राई कर देती है, ठीक है। बट आपके अगर लैब में नहीं होगा तो आप क्या करो, पत्ती को लो, और जैसे लोग होते हैं ना, वो किसी ने वो रोज वोज दिया होता है तो उसको बुक में रख लेते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि आपने उसको बुक में रख लिया और अब ये क्या हो गई, ड्राई हो गई मैम,
ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, ड्राई कर दिया। कैसे ड्राई, क्योंकि सारा का सारा जो पानी है वो इसका उड़ चुका है, इवेपोरेटेड। ठीक है, पूरा पानी जो है उसका उड़ चुका है। ठीक है मैम, अब जो रिमेनिंग मटेरियल होगा ना, उसका हमने क्या ले लिया, पहले इस वाले का अपने वेट ले लिया। ठीक है, इस वेट को नाम दे दिया वेट 1। ठीक है, फिर जब इसकी पत्ती सूख गई, फिर हमने उसका दोबारा से वेट ले लिया, तो हमने उसका नाम दे दिया वेट 2। ठीक, तो अब आपको जो है पता चल गया कि इस पत्ती का ड्राई वेट क्या है। कैसे पता चला मैम, सपोज कर लो जो ये पत्ती थी वो आपकी थी 1 ग्राम की, मान लेते हैं अभी के लिए, है ना, मानने में क्या जा रहा है, 1 ग्राम की। सूखने के बाद वो रह गई 0.6 ग्राम की। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ड्राई वेट क्या था इसका, तो आप कैसे कर लोगे, आपने वेट 1 माइनस वेट 2 विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू मैम ड्राई वेट। इतना फॉर्मूला लिख लोगे, याद हो जाएगा। बोलो बोलो अंग्रेजों। प्रियंका, आपने पहले एक फ्रेश लीव का वेट लिया। ठीक है, फ्रेश लीव का वेट लिया, WT फॉर वेट लिया। कितना वेट था उसका मैम, 1 ग्राम था सपोज के लिए। फिर हमने उसको सुखाया, पानी उड़ गया, हमने उसका दोबारा से वेट ले लिया, तो उसका वेट अब कितना आया, 0.6 ग्राम आया। तो हमारा ड्राई वेट कितना बचा, जो हमारा उड़ गया, क्योंकि पानी उड़ चुका है, तो हमने वेट 1 में से वेट 2 को माइनस कर दिया, तो हमें उसका ड्राई वेट पता चल गया। अब क्लियर हुआ। चलो जी, अब आगे क्या करना है मैम, हमें आगे हमको क्या करना है ना, कि इस जो हमारी सूखी हुई पत्ती थी, अच्छा मुझे लगा किसी को कुछ पूछना है। ठीक है, इफ द टिश्यू इज बर्न, अगर जब हम इसको जला रहे हैं, किसको, जो हमारी ड्राई लीफ है। ठीक है, हमने क्या किया, ड्राई लीफ को बर्न कर दिया। ठीक है, आग लगा दी ऐसे ही पकड़ के। ठीक है, फिर क्या होगा, कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। जितने भी इसमें कार्बन कंपाउंड्स थे, कार्बन कंपाउंड्स थे, ठीक है, मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वो सारे उड़ जाएंगे। कार्बन कंपाउंड्स क्या हो गए बच्चे जी, वो मैम आप ये कह लो कि कोई बताएगा जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसे, मैं अभी के लिए वही लिख देती हूँ। ठीक है, उड़ गया, कि हमारा जो कार्बन कंपाउंड थे वो मैम सारे के सारे उड़ गए। बट जो ये हमारा जो हमारा उसमें बची हुई वो है, जिसे कहते हैं ये हमारा गैशियस फॉर्म था। ठीक है, ये क्या था बच्चा जी, ये मैम हमारा गैशियस फॉर्म में था, जो कि उड़ गया। बट आपको पता होगा कि कुछ तो उसकी राख भी बचती है ना। सबने कभी ना कभी तो लकड़ी वकड़ी जो होती है वो जलाई होती है ना। माचिस की तीली ही जलाते हो तुम लोग, है ना, माचिस की तीली हर कोई जलाता है जब पूजा करते हैं हम। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो कार्बन वाला कंपाउंड था वो तो उसका गैसियस फॉर्म में उड़ गया, बट यहाँ पे लिख देती हूँ वेपर, चलो गैसियस फॉर्म में ठीक है। ठीक है, अब जो बची उसकी ऐश। ठीक है, मतलब क्या, उसकी जो राख बची उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ऐश। ठीक है, रिमेनिंग कंपाउंड को। अब यही जो ऐश है ना, उसी में हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और हर एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट को पता करने का एक तरीका है, वो आप सीनियर क्लासेस में सीखोगे, मतलब नेक्स्ट ईयर, अभी के लिए नहीं, आपको जरूरी है उसको। कितनों को ये छोटू सा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, इनऑर्गेनिक का कैसे निकालना है, ऑर्गेनिक का कैसे निकालना है, दोनों क्लियर है बिल्कुल। कोई रिपीटेशन कुछ की जरूरत नहीं है। चलो जी, अच्छा प्रोटीन्स वाला आज ही हो जाएगा हमारा, ठीक है जी, चलो जी बहुत ही बढ़िया। चलो चलो चलो, फिर हम लोग आज की क्लास में बहुत मस्त वाला भी एक कॉन्सेप्ट लेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है, बट यस बिफोर वी प्रोसीड, मुझे प्रिया, प्रिया आवाज आ रही है आपको, प्रिया आपको आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल टू यू, ओके, आप अपना माइक भी खोल सकते हो या नहीं, पहले ये भी बता दो। प्रियंका, प्रिया जब आप आती हो तब तो गुड इवनिंग बोलती हो यार, ऐसा मतलब क्यों, कितने लोग अच्छा अपना माइक खोल सकते हैं, बस ये 3। योगिता तुमको क्या हो गया आज,
नरगिस व्हाई नॉट यू? बेटा अपना माइक ठीक कराओ, बिकॉज मैं ऐसे क्लास को मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। चलो नरगिस आप मुझे बताएंगे कि जो हमने ऑर्गेनिक वाला मैंने आपको सिखाया था, ऑर्गेनिक वाले को हम कैसे पता करेंगे, फटाफट से वर्बली 1 मिनट के अंदर। नरगिस दिलशाद जी बताइए जी, माइक खोलिए फटाफट से और 1 मिनट में बता दीजिए, क्योंकि 1 मिनट का ही है वो। अब नहीं आता है तो फिर आप एक बार फिर से हैंड रेस कर दो कि मैम नहीं आता मुझे, बाकी अपने हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताएं। मैंने आपको हिंदी में बताओ, शुद्ध हिंदी में मैंने आपको कैसे बताया कि आपको आपको अगर मैं पूछूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? मैम उसकी चटनी बना के मतलब जो लीव है उसे लेके समझ नहीं है। नरगिस सही ट्राई कर रहे थे बच्चे, ऐसे कैसे चलेगा नरगिस? फिर मार्क्स आपके सही नहीं हो पाएंगे। जब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आंसर दो। क्या क्या किया था मैंने? मैम लीव को ग्रेट किया, फिर उसके बाद मतलब उसे फिल्टर किया। किससे ग्राइंड किया पहले तो ये बताओ। मैम वो टेक्नोकल एसिड से। कौन सा एसिड? नरगिस ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चे। जब क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको तो आप एटलीस्ट ध्यान से सुन के करोगे ना। अभिषेक आप बताइए। आपको भी नहीं आता तो आप भी हैंड रेस कर दीजिए प्लीज ऐसे। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, अब सही बोला नरगिस आपने। ग्राइंडर का नाम क्या है? ग्राइंडर का कोई नाम नहीं है बच्चे, ग्राइंडर को हम पिस्टल मोटर कहते हैं, उसका कोई नाम नहीं है वो। अभिषेक आपको आवाज आ रही है मेरी? बताएं जी कैसे क्या करना है, क्या करना है। मैं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है लीफ का, किसी के घर में इतना शोर नहीं होता है कि हर टाइम चीखा पुकारी चलती हो, ठीक है? तो अपना माइक हटा के 2 मिनट बता सकते हैं। और प्लीज जिनका माइक खराब है प्लीज अपना माइक सही कराएं पहले तो। आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ पीपल इन माय क्लास की जो ये एक्सक्यूज दें कि मैम माइक खराब है। माइक किसी का डेली खराब नहीं होता। गिव मी अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, आपका माइक क्यों वर्क नहीं कर रहा है। ईयरफोन्स लगा के पढ़ा करिए। सी, मेरे को पता रहता है कि किसको आंसर आएगा और कौन आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट टाइम आई सीरियसली मैं आपको यहीं से तुरंत ही रिमूव कर दूंगी अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते तो। नहीं प्रियंका, मैं इतने अच्छे से बार बार आपको सीख के पढ़ा रही हूँ, मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है बट मैं छुट्टी नहीं ले रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो एटलीस्ट इतना तो ये एक रिस्पेक्ट वाला बनता है ना, कर्सी। चलिए विवेक जी आप ही बता दीजिए। कोई नहीं, मैं स्माइल कर लेती हूँ, लो जी गुस्सा नहीं है। विवेक बताओ क्या करना है ऑर्गेनिक? हाँ जी, ऑर्गेनिक वाला कैसे करना है? पहले में एक लीफ को उसके साथ कौन सा एसिड था, ट्राइक्लोर एसिड ऐसा था ना। हाँ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। वो उसके साथ वो पिस्टन मोटर पे उसको ग्राइंड करके फिर उसको मैम फिर वो होता था चीज फिल्टर था ना, बिल्कुल सही। उसको रख के उसके नीचे फनल रख के उस फनल के बीकर करके अंदर फिर उसको फिल्टर करेंगे जो नीचे रह जाएगा और नीचे आ जाएगा बीकर में, वो क्या बोलते हैं, वो हमारा वो एसिड ऑर्गेनिक है। बताओ जी कितना टाइम लगा विवेक को बताने में? हार्डली 30 सेकेंड्स, है ना? और कुछ अलग तो वो भी नहीं खाते होंगे, उनके घर में भी सेम ही खाना बन रहा होगा। अगर वो आपको 30 सेकेंड्स के अंदर ये पूरा समझा सकते हैं, मैंने इतना ही पूछा था आपसे, मैंने पूरा डिटेल नहीं मांगा था ना आपसे। एक आपने लीफ ली, उसको ग्राइंड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की हेल्प से, फिर आपने उसको फिल्टर किया विद द हेल्प और जो उसकी स्लरी बनी उसको फिल्टर किया विद द हेल्प ऑफ चीज क्लोथ एंड क्या बोलते हैं, या फिर म्यूस्लिन क्लोथ या वॉटमैन फिल्टर पेपर। तो जो मैम फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट होगा वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिड सॉल्युबल है। और जो हमारा ऊपर रह जाएगा उसे मैम हम रिटेंटेट कहते हैं, और वो हमारा एसिड इनसॉल्युबल है और इनऑर्गेनिक है। इतना बता सकते थे आप लोग, है ना?
गुड विवेक, वेरी गुड। चलिए जी, अब अपने आप से बता दो कौन इनऑर्गेनिक वाला बता देगा। योगिता, चलो जी योगिता बताओ जी। मैम एक हमें लीफ लेनी है, फिर उस लीफ को हमें ड्राई करना है, मतलब उस लीफ में से जितना भी पानी हो वो अच्छे से एवेपोरेट हो जाए, और फिर उस ड्राई लीव्स को हमें बर्न करना है। फिर मैम जब हम उसे बर्न करेंगे तो उसमें जो कार्बन कंपाउंड होगा वो उड़ जाएगा, और जो हमारा बचेगा वो ऐश होगा। तो वो जो ऐश होगा वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। बताओ जी। आई गेस 30 to 45 सेकेंड की योगिता को भी लगे। अगर ये 4-5 बच्चे क्लास में, योगिता हो गई, विवेक हो गई, प्रियंका हो गए, प्रिया आप वैसे आंसर देते हो, आज पता नहीं आपको क्या हो गया, नाजो अभी आप आंसर देते हैं बट पता नहीं आपको क्या हो गया। अगर ये आंसर दे सकते हैं, ये समझ सकते हैं पहली बार में, मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अभी तक ये चैप्टर, या कोई कहीं कोचिंग कोचिंग पढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये समझ के आंसर दे सकते हो तो बेटा तुम लोग भी दे सकते हो ना। वही सेम पीस ऑफ माइंड जो है, वही ब्रेन आपके पास भी है, कुछ अलग नहीं है उनके पास। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा होश में बैठना। मैं ऐसे ही रैंडमली पूछ लूंगी क्योंकि ये चैप्टर पूरा ऐसे ही चलने वाला है। चलो जी, गुस्सा दिला देते हो मुझे खाम का। चलो, अब आ गया हमारा कौन सा टॉपिक, अमाइनो एसिड्स। जो हमारा एक पार्ट रह रहा था ना इसमें, भगवान ने कहा नहीं बेटा रहेगा नहीं, वो भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा आज ही। तो ये रहा प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आज के इस टॉपिक में है। हम इसको बस 15 मिनट में खत्म करते हैं, उसके बाद आपकी क्लास ओवर। आई नो आपकी 8 बजे से क्लास होगी। चलिए जी, क्या कहानी है हमारे पास अमाइनो एसिड्स की। अब मैम अमाइनो एसिड्स क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई ना, कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट। आ गया ये रहा। ठीक है, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट सिखाया। मैंने आपको क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं मैम, वो हर कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 कंपाउंड से मिलकर बना होता है। प्रियंका थक गए आप, मैं बोल रही हूँ थक आप गई। ठीक है, चलो जी। ठीक है, जैसे हमारे ये होते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो उसी तरीके से ना सॉरी लोग, हाँ वही मैं सोच रही हूँ, इतना लास्ट तक तुम लोग कैसे पहुंचोगे। बहुत ही इजी नहीं चैप्टर है बेटा, ये टफ चैप्टर है। ठीक है, चलो जी, अच्छे अच्छों की बैंड बजती है आज तक इससे। चलो, अमाइनो एसिड्स क्या कहानी है एक्चुअली अमाइनो एसिड्स की। जब मैंने अभी आपको वो चीज बताई कि हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हैं उन 3 से मिलके बने हुए हैं, तो ना यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स की। ठीक, तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी ना कुछ फिक्स कंपाउंड से मिलके बने हुए हैं। पहला एज यूजुअल कार्बन, कार्बन है तो हाइड्रोजन है ही होगा। हाइड्रोजन के साथ हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को मिलेगा आपको, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा आपको, जिसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। साथ में मिलेगा 2 कंपाउंड्स में हमारा सल्फर। ठीक है, चलिए जी, आपका जो आज का काम होगा ना, वो काम ये है कि आपको ना जो ये अमाइनो एसिड्स मैंने लिखे हैं ना, 21 होमवर्क मैं आपको दे चुकी हूँ, तो वो आपका कल का होमवर्क है। ठीक है, संडे के लिए जो आपका होमवर्क है प्लीज उसे नोट डाउन कर लीजिए। संडे के लिए आपको जो होमवर्क है, मैं आई गेस पहले भी देख चुकी हूँ आपको, बट फिर भी आप दोबारा से बना के लाएंगे। लिस्ट ऑफ ऑल दी 20 अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को मैं अब हर जगह ए ही लिखूंगी बिकॉज ये मेरी हैबिट में है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल दी 20 अमाइनो एसिड्स। अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे कुछ से अभी फैमिलियर करवा दूंगी एंड ऑफ द क्लास में, बट ठीक है। तो ये सारे अमाइनो एसिड जो है ना हमारे, इन 5 से ही मिलके बने होंगे, हर एक का अरेंजमेंट अलग होगा। सबसे जो सिंपलेस्ट होता है वो है हमारा ग्लाइसिन। कैसे मैम, यहाँ पे हमेशा आपको ये एक चीजें याद रखनी है। क्या, जो हमारा अमाइनो एसिड होगा ना, वो हमेशा कार्बन उसमें सेंटर में होगी। ठीक है, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी जो कार्बन है वो हमेशा हमारी सेंटर पे होगी, ये एक रूल है। और जो इसकी अल्फा कार्बन होगी, कार्बन सेंटर पे जो इसकी अल्फा कार्बन होती है, वो हमारी एक साइड पे आपकी हमेशा COOH ग्रुप होगा। क्या कहते हैं इसे हम, कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या कहते हो बच्चा इसे, लिखो फटाफट से चैट बॉक्स पे, कार्बोक्सिल ग्रुप है ये हमारा। ठीक है, और एक साइड पे इसका होता है मैम अमाइनो ग्रुप। ठीक है, NH2। अभी बैलेंस वाला ही दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, एक साइड पे मैम इसका हमेशा अमाइनो ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, और एक साइड पे हमेशा हाइड्रोजन फिक्स रहेगी। ठीक, थैंक यू योगिता, थैंक यू विवेक, आप ही दोनों से उम्मीद थी कि आप ही लिखेंगे।
बाकी का चैट बॉक्स भी खराब होगा। चलिए क्या है, एक साइड पे हमारा अमाइनो ग्रुप, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप, ये तीनों पोजीशंस फिक्स रहते हैं। ठीक है, अब बचा मैम इसका फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो जो ये फोर्थ पार्ट होगा ना, वही डिसाइड करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड है। मैंने आपसे कहा कि ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन। बस ये हमारा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने बाद में भी लिखा। चलो जी, अब अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन से ये वैलिन बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही 20 अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा, चलो इसका एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, देखते हैं हम लोग के पास कितने हैं ये। ठीक है, मैं आपको एक लास्ट में आइडिया देती हूँ, थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं कि अमाइनो एसिड्स हमारे कैसे कंपाउंड है। बच्चे जी पहले तो ये सीख लो कि अमाइनो एसिड्स मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जब ना ये अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, अमाइनो एसिड कब समझ रहे हो कि ग्लाइसिन एक तरीके का अमाइनो एसिड है, वैलिन एक तरीके का अमाइनो एसिड है, ऐसे ही ना 20 अमाइनो एसिड होते हैं टोटल। अभी मैंने बोला था, ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब ये अलग अलग अमाइनो एसिड्स ना मिलते हैं, अब ये नहीं कि सारे के सारे ही मिल जाए, हो सकता है किसी में 15 हो सकता है किसी में 5 का ही ग्रुप हो। जब ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, थोड़ा सा कैसे समझोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, करेक्ट। वैसे ही ये भी है कि जब हमारे अमाइनो एसिड्स, अलग अलग अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं मिलके बच्चे, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या बनाते हैं, वो बैम प्रोटीन बनाते हैं। याद रहेगी ये बात, अब मुझे पता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा है बट अब याद रहेगा, है ना। ठीक है, कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब एक साथ आ जाते हैं तो वो हमारे प्रोटीन बन जाते हैं। ये कुछ बॉन्ड्स की हेल्प से जुड़ते हैं जिन्हें हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये भी याद करते हुए चले जाओ, ठीक है, इन्हें हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। देखो बच्चा, ये चैप्टर इजी नहीं है, आई नो, बट यस, आप यहाँ पे किस लिए आए हो, पढ़ने के लिए। मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि मैं गुस्सा कर देती हूँ आजकल, बट मैं गुस्सा तभी करती हूँ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एटलीस्ट आप उसका आंसर दो, है ना। मैंने अभी तो गुस्सा नहीं किया आप पे कि अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है, मुझे पता है आपको नहीं पता है, बट अब जब मैंने बता दिया है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होते हैं, तो अब मैं अगर आपसे अगली क्लास में पूछूंगी फिर आप नहीं बताओगे, तब मैं गुस्सा करूंगी। ठीक, तो आई होप आप लोग बता देंगे। मैं अगर आपसे अगली क्लास में पूछूं कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे, मैम अमाइनो एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या करते हैं, बहुत सारे जब साथ में होते हैं तो ये अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। एक्चुअली मैम इनके 4 जो है मैम, अब सबके हाँ जी विवेक जी, इसलिए गुस्सा कभी कभी कर देना चाहिए, वरना टीचर बच्चे ना वो समझने लगते हैं कि टीचर क्या है हमारा। ठीक है, तो चलो जी, तो सॉरी कहाँ थे हम लोग, हाँ, कि मैं आपको बता रही थी कि ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मैम प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। और अमाइनो एसिड्स की जो होती है ना मैम, 3 फिक्स ब्रांचेस होती हैं और एक वेरिएबल ग्रुप होता है। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इसको ना हम यहाँ पे ये रख की जगह हम क्या लिख देते हैं ना, आर लिख देते हैं, आर फॉर एनी वन। ठीक है, इसका नाम होता है वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, कि यहाँ पे मैम कुछ भी आ सकता है। एक साइड मैम उसका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक साइड हमेशा अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड हमेशा हमारा हाइड्रोजन रहता है, और एक हमारा मैम वेरिएबल ग्रुप के लिए होता है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई है। बस नाजो को समझ में आई, बाकी किसी को नहीं। चलो जी, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है मैम, ये कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं प्रोटीन को। ठीक है, हाँ जी विवेक क्या हो गया। मैम एक तो वेरिएबल ग्रुप है मैम, बाकी तो ग्रुप में मैम ये हमेशा यही रहेंगे। हाँ, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, एक साइड अमाइनो ग्रुप,
एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ये इन्होंने एक्चुअली फैला दिया है उसे, ये डरना नहीं है इससे, ठीक है। ये अगर देखोगे ना तो NH2 ही है, ठीक है, जो मैंने लिखा था ना NH2 अमाइनो ग्रुप, और ये हमारा कार्बोक्सिल ये COOH, बट इन्होंने फैला दिया है उसका पूरा हाथ पैर ऐसे करके जैसे ईसा मसीह को टांग दिया था ना वैसे ही वाला, ठीक है। तो कोई इससे डरना नहीं है। आपको अगर ये डायग्राम याद रहता है मेरा वाला, आप ये डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, नंबर पूरे, ठीक है। तो हमारे अमाइनो एसिड्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप का साइन आपको पता होना चाहिए COOH, अमाइनो ग्रुप NH2। अब यहां से ना आपको क्या बोलते हैं सर, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी मेंटेन करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन, ये तो आपको पता ही है, और वेरिएबल ग्रुप तो मैम हमारा हम R लेके चलते हैं, उसको सर्कल कर देते हैं कि ये कुछ भी है। इतना पॉइंट, ये वाला स्लाइड पूरा क्लियर हुआ आपको? ठीक है जी, चलो देखो जी, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। देख के डरावना लग रहा है बट है नहीं। कैसे मैम, कैसे है नहीं है तो डरावना लग रहा है मैम? देखो मैंने कहा था कार्बन बीच में, कार्बन बीच में, ऊपर साइड में हाइड्रोजन है, ऐसे ही तो बताया था। तो ये रही हाइड्रोजन, एक साइड में हमारा R ग्रुप है, क्योंकि जहां से हाइड्रोजन, एक साइड में मैम R ग्रुप है, एक साइड में NH2 है, एक साइड में NH2 है, एक साइड में COH है, साइड में COH है। कुछ अलग है क्या? कुछ डरने वाली बात है इससे? नो मैम। है ना? तो आप ये लिख सकते हो। हमेशा आपको कैसे करना है, कार्बन के पास हाइड्रोजन को हम हमेशा रखते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो R, फिर यहाँ पे साथ में CH, फिर साथ में क्या, NH2, और लास्ट में हम ले आएंगे COOH। अब इन दोनों को स्वाइप करने का मतलब एक्सचेंज करने का मन है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलो जी, तो जनरल फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग सबको याद हो गया होगा। आगे क्या है? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ अमाइनो कार्बोक्सिल एंड द फंक्शनल ग्रुप। अब ये कह रहा है कि जो हमारा अमाइनो एसिड बना ना, वो जो है किसकी वजह से वो हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं। मतलब मैम, मतलब बता रही हूँ, देखो मैंने आपसे बोला कि हमारे पास ना बेसिकली आपको 3 टाइप के अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे, एक हमारे एसिडिक, एक बेसिक, एक न्यूट्रल। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है? तो क्या आपको लगता है कि इस हाइड्रोजन ग्रुप के पास कोई पोटेंशियल है डिसाइड करने का? नहीं है ना। तो ये जो बाकी के 3 बचे ना, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा अमाइनो एसिड होगा, एसिड होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। हाँ जी प्रिया। क्या हो गया विवेक जी? अब ये भी समझ में नहीं आया, बताओ क्या हो गया? मैम पर ये तो फिक्स थे ना, NH2 और COH, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे? विवेक जी सुनिए मेरी बात, आपके साथ ना फिक्स है कि विवेक का एक हाथ इधर है, दिख रहा है कैमरे में, ठीक है, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, 2 पैर नीचे हैं, ठीक है, ऊपर मुंडी है, ठीक। बट क्या वो ये बता सकते हैं कि विवेक किस तरीके के लड़के हैं? पढ़ने में होशियार हैं, लोफड़ हैं, लड़कियां छेड़ने वाले हैं, या सिंसियर हैं? क्या वो ये चीज बता पाएंगे? देखो वो बता पाएंगे, ठीक है, अगर आप अपनी हरकतें वैसे करोगे, ठीक है। जैसे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, लिखने में जा रहा है, कॉपीज खोलने में जा रहा है, तो पता चल गया कि हाँ भाई विवेक जी जो है पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं, ठीक है, उनको ये सब जो है समझ में नहीं आते, सेटिंग शूटिंग बनाना। तो यहाँ पे जो बात है ना, ये अलग बात है। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ना विवेक, वो हम बात कर रहे थे उनकी पोजिशंस की, कि वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड है। दोनों बातें अलग अलग है, चलो जोक्स अपार्ट, दोनों बातें अलग अलग है विवेक। यहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे हम बता रहे हैं उस अमाइनो एसिड का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ दैट अमाइनो एसिड, ठीक है। अब विवेक दोनों अलग अलग बात है, ये बात अब थोड़ा सा समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्या है ना, ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज उनके कौन बता रहे हैं? ये तीनों बताएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास वो पोटेंशियल नहीं है बताने का कि वो जो हमारा कंपाउंड है वो क्या बोलते हैं, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर हमारा न्यूट्रल होगा। बट देखो आज की क्लास के लिए आप लोग क्या लेके जाओ, ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। ज्विटर आयन भी एक बहुत अच्छा सा पार्ट है, पढ़ेंगे कल। बट हाँ,
क्योंकि हमारी क्लास अब होगी सीधे मंडे, तो 2 मिनट माइट भी क्लास ऊपर चली जाए, बट प्लीज ये गुरु ज्ञान आपने लेके जाना है आज के लिए, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड याद करने के लिए। मैंने आपके सीनियर्स को भी याद कराया था और इस ईयर उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई है जब हम मॉलिक्यूलर चैप्टर कर रहे हैं तब, तो तुम्हारे लोग को भी बहुत हेल्प होगा। मुझे पता है 2 मिनट का टाइम रह गया है, बट हम बस 5 मिनट लेंगे, इसीलिए मैं तुम लोग से कहा था 15 मिनट पहले ज्वाइन करने को, बट सुननी तो होती नहीं किसी को। चलो जी, एनीवे यहाँ पे ना आप कैसे याद करोगे इन 20 अमाइनो एसिड को, एक कोड है हमारे पास गैव लिम्प। देखो बच्चा जी, आपको ना एक चीज और मैं बता दूं बिफोर कि मैं इस स्लाइड पे आऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि हमारे पास जो 20 अमाइनो एसिड्स है ना, ठीक है, ध्यान से सुनो ये बात, 20 अमाइनो एसिड्स है ना, हर एक अमाइनो एसिड एक अल्फाबेट जो है रिप्रेजेंट करेगा उसे। बट हमारे पास मैम अल्फाबेट तो कितने होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20 कौन से बच्चे? BJOUXZ, इन 6 अल्फाबेट से कोई अमाइनो एसिड नहीं होगा, ठीक है जी। बाकी जितने भी अल्फाबेट्स होंगे A B B नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, A C D E F G H I, ठीक है, फिर K, यहाँ तक की कहाँ तक, Y तक, ठीक है, ये सारे के सारे एक एक अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे होंगे। मैं देखती हूँ अगर मेरे को वाली मेरे पास कॉपी हुई तो मैं आपको भेज दूंगी, मैं अभी थोड़ा दूसरी जगह पे हूँ इसलिए मेरे पास अभी वो कॉपी अवेलेबल, मेरी सारी कॉपीज अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। कौन कौन से हैं, मैं हल्का हल्का बोल रही हूँ, फटाफट से ध्यान से लिखते जाओ। ग्लाइसिन, और इसको कोड करा है G से, एलानिन, ठीक है, V से वैलिन, ठीक है, L से लाइसिन है, नहीं ल्यूसिन, ठीक है, L से ल्यूसिन, ठीक है, I से, रुको इसको थोड़ा हटाते हैं, ठीक है, I से आइसोल्यूसिन, ठीक, M से मिथियोनिन, और P से प्रोलीन, ठीक है, और कोड क्या है इनका, गैव लिम्प, गैव लिम्प, ठीक है। बहुत ज्यादा कोड्स मुझे पता है, आपको, आप लोग को पता है, मुझे बनाने नहीं आते। तो ये हमारा पहला अमाइनो एसिड का कोड हो गया, ठीक है, ये आपको कितने एक बार में 7 अमाइनो एसिड याद भी हो जाएंगे। फिर हमारा अगला कोड कौन सा है, जैसे लोग क्या है आजकल SRK के नहीं, ऋतिक रोशन के ज्यादा फैन है, HRK के, ठीक है, ऋतिक रोशन का कोड क्या है, HRK बोलते हैं, नहीं बोलते तो तुम लोग आज से बोलना, ठीक है। ये है हमारा हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, ठीक है। फिर ये R से क्या है, आर्जिनिन, ठीक है, लिखते हम लोग ए से हैं, बट बोल उसका जो कोड है वो आर्जिनीन है, NINE, ठीक है। और K से है हमारा क्या, लाइसिन, ठीक है, थोड़ा सा ये आपको हेल्प कर देगी। और अगर आप यहाँ पे देखो तो HRK जो हमारा है ना, वो कौन सा ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड में आता है, ये देखो लाइसिन और आर्जिनिन है, ये हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। कौन से अमाइनो एसिड्स है बच्चे, बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हो कि ये मैम हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। अब आ जाओ कौन से वाले पे, K का L से कैसे होगा? बेटा अल्फाबेट्स तो हमारे पास 20 ही है ना जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो आपको L से ही याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि K का जो है वो K से कुछ और है, अभी आएगा तब बताऊंगी मैं। K से कौन सा होता है, नहीं K से तो लाइसिन ही है ना, सॉरी, L से एक्चुअली ल्यूसिन हो चुका है ना, तो अब अगर दूसरा भी L से प्रोटीन है तो फिर उसको हम L2 थोड़ी ना देंगे, तो उसको हम K से कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको याद करो पहले। एसिडिक अमाइनो एसिड में कौन से आ जाएंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड में हमारे 2 ही हैं, D और E। अब फिर तुम इसके लिए भी यही बोलोगे, ठीक है, ये किसका है मैम, D इज फॉर एस्पार्टिक एसिड, ठीक, क्योंकि A से एलानिन ऑलरेडी हो चुका है, और E इज फॉर ग्लूटामिक एसिड। कितने याद हो गए अब तक हमें, 7 8 9 10 11 12, सोचो 12 के नाम तो मैं ऐसे ही याद हो गए चलते फिरते। और अब हमारे पास कौन सा कोड बचा, हाँ, आज के टाइम पे लोग कहते हैं ना, मजाक भी उड़ाते हैं कि इंसान किसी से डरे ना डरे, किससे बहुत डरता है, कौन है ये, वाइफ, ठीक है, लिखते भले ही उसमें लाइफ है बट होती वाइफ है, तो उससे भी सब बहुत डरते हैं। तो ये एक हमारा अगला कोड हो गया।
और एक कौन सा रह गया, PQSTN, और हमारी आज की क्लास खत्म। ठीक है, अब वाइफ कौन सा है हमारा मैम, ये वाला मैं हमेशा कंफ्यूज करती हूँ यार। ठीक है, मैं एक बार अगर गलत होंगी ना इसमें तो मैं आपको बता दूंगी, फिर उसमें करेक्ट कर दूंगी। ये होता है हमारा F से फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। ठीक है, क्योंकि P से ऑलरेडी प्रोलीन हो चुका है। ठीक है जी, फिर Y से हमारा होता है, वाई वाला, मैं एक बार वाई वाला और डब्ल्यू वाला भूल जाती हूँ, मेरे को 2 मिनट देना। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगी इसको, पहले ये देख लो। सी से सिस्टीन, ठीक है, क्यू से एस्पार्जीन, एस्पार्जीन, ठीक है, एस से सेरीन, टी से थ्रियोनिन, ठीक है, और एन से कौन था, सॉरी जी मैं ये वाले हमेशा भूल जाती हूँ, बट कोई बात नहीं, ये 3 ही रह गए हैं। इसका कौन सा था, एक सेकंड दो यार, 1 मिनट देना। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारी 8 बजे से क्लास है, बट 1 मिनट दे दो, हमारा ये चैप्टर, ये वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। अल्फाबेट नेम ऑफ अमीनो एसिड्स, मैं एक्चुअली इस वाले में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। डब्ल्यू वाला नहीं हुआ था ना हमें, बच्चा जी अभी पता है कुछ और ही खोल के दिखा रहा है ये, बट कोई नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाओ, कौन सा रह गया था हमारा, कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, डब्लू 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 से है हमारा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, वाई से टायरोसिन, ये मैं एक्चुअली बस हमेशा यही वाले दोनों भूल जाती हूँ, और एन से है एस्पार्जीन। अच्छा तो फिर क्यू से क्या है, क्यू से ग्लूटामीन है, सॉरी जी। ठीक है, क्यू से हमारा ग्लूटामीन है और एन से एस्पार्जीन। ठीक है, देखो जी, अब आप बोलोगे मैडम जी आपको खुद को तो याद नहीं है, हमसे याद करा रही हो। मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया था इसको, तो इसलिए बस हल्का सा भूल गई थी मैं, वरना मुझे ये 20 के 20 अमीनो एसिड्स पूरे के पूरे याद है, और कौन कौन से ग्रुप में आते हैं वो भी पता है। ठीक है, तो आपको अब ये थोड़ा सा हेल्प करेंगे, किसके लिए, जब आप लिस्ट बनाएंगे तब। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, अभी आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको इनके नाम याद करने के लिए बोल रही हूँ, अगली क्लास में मैं आपको इनका डायग्राम के लिए बोलूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मेरे फोन की बैटरी भी जा रही है, एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी, चलिए, बाय 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 एवरीवन।